आज की डेट में हम वही बयान पे वापस आ रहे हैं जो हमने शुरू में बताए थे कि जहां-जहां पर खलफिशार है, जहां-जहां पर अशांति है, जहां-जहां पर आतंक चल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही सबके कह रहे पीछे हैं। अमेरिका ग्रुप है हैंडला। उसने बहुत जबरदस्त काम किया है। बहुत जबरदस्त काम किया है। जितने भी साइबर एक्सपर्ट थे, एयर डिफेंस वाले जितने भी थे, उन सबका फोटो, नाम, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, वो सब कुछ उन लोगों ने मंजर आम पे रख दिया और यहां तक ये कहा, एक को मैसेज भी किया कि तुम और तुम्हारे तीनों बच्चे कब तक सुरक्षित रहेंगे, इस पे सोचो। और ये चीजें आर्मेनिया, अजरबैजान हर जगह फैली है। बहुत सख्ते में इजराइल है। लेकिन अपनों से जो एक उम्मीद होती है, अपनों से भी वो उम्मीद बर नहीं आ रही है। मेरा इशारा जो है वो उन मुनाफिकीन की जानिब है कि जो आज के दिन भी 2 सवा 2 साल बाद भी अमेरिका की और इस्राइल की और इनके हामियों की, इनके हवारियों की गुलामी कर रहे हैं। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी, आपके तमाम सामाईन को, आपको और राशिद रिज़वी साहब को मेरा सलाम। और कई रोज़ बाद हम मिल रहे हैं और ठीक है, समझ में आता है। और जो एक ह्यूमनिस्ट आपने ये सिलसिला चला रखा है, तो इसमें थोड़ा रखना पड़ा, लेकिन ये एक ठीक है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है, इंशाअल्लाह बदस्तूर जारी रहेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और जब तक भी अल्लाह का हुक्म रहा, हम इससे जुड़े रहेंगे। देखिए, आपने हालात की बात करी है गाज़ा की। गाज़ा के देखिए, पहले तो खबरें आ रही थी कि इतने लोग इन्होंने मार दिए, हालाँकि वो अच्छी खबरें नहीं थी। इतने मार दिए, मार अब भी रहे हैं। आपने कहा कि ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जेनोसाइड की जो है जेनोसाइड बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो अब भी चल रही है। आपने सवाल किया ये कैसी जंगबंदी है, कैसा सीज़फायर है कि इसमें भी जो है गोलियाँ दागी जा रही हैं, बम दागे जा रहे हैं। ये मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है, क्या नाम डॉक्टर मुमताज़, के 2 साल से ये लोग दे आर पमेलिंग, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर पमेलिंग बॉम्ब्स इन गाज़ा 2 साल से। और ये कहा गया है कि जितना बम जो है 2 यानी वर्ल्ड वॉर्स में फेंका गया था, मारा गया था, उससे ज़्यादा बॉम्बिंग वहाँ हो गई। तो अभी भी ये मतलब वहाँ बम गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि गाज़ा क्या बचा हुआ है अब गाज़ा में? किस चीज़ पे बम मार रहे हैं? क्या पाताल में बम मार रहे हैं? ज़मीन फाड़ के वहाँ पानी में बम गिरा रहे हैं? ये इतनी तबाही इन्होंने गाज़ा में कर दी, अब कहाँ किसको मार रहे हैं? काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, आपने एक किस्सा बताया कि 30 लोग जो हैं उनके कंकाल निकले एक इमारत से। ये सही है, लाखों कंकाल निकलेंगे, लेकिन लाखों लोग, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, यानी ये समझिए कि जब से जंग शुरू हुई है, उसके थोड़े दिन बाद से ही इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया है। और बीच में खबर आई थी, जो कि इसराइल का ही कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, और जंग के बीच में, यानी 1.5 साल के आसपास, कि 4.5 लाख जो है फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, गाज़ा में मारे जा चुके हैं। और उसके बाद ये जो तादाद है 6.5 पहुँच गई। तो बेदरिग़ बेदरिग़ तरीके से वहाँ लोगों को मारा गया है और मारा जा रहा है। हालात ये हैं कि अब वहाँ तूफ़ान आ रहा है, वहाँ बारिशें हो रही हैं, वहाँ पे लोगों के पास अ, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। उनके पास ना गद्दे हैं, ना लिहाफ़ हैं, ना पहनने को गरम कपड़े हैं, ना पीने को गरम पानी है, ना दवाएँ हैं। ये जो ट्रक रुके हैं, आप कह रहे थे कि भई वो अमेरिका चाहता तो इतने सारे सैकड़ों ट्रक वहाँ अभी भी रुके हुए हैं। किस तरीके से तो ट्रक पहुँचे होंगे, किस-किस मुल्क ने ट्रक भेजा होगा, कहाँ-कहाँ से भेजा होगा, और वो सामान आ गया तो पड़ा हुआ वो राफ़ा बॉर्डर पे सड़वा रहा है अमेरिका। इसराइल इसराइल नहीं सड़वा रहा, इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है। ये ट्रम्प की जो है ये ट्रम्प की तरफ से ज़ुल्म किया जा रहा है कि
उन ट्रकों को, पानी के ट्रकों को, खाने के ट्रकों को, दवाइयों के ट्रकों को, और जो उनमें कपड़े-वपड़े हैं, इन ट्रकों को, मतलब ये तो नेतन्याहू का तो ठीक है, चलो समझ में आता है। वो आज के दौर के दज्जाल हैं, आज के दौर के जो है वो शैतान हैं। अगर कयामत शुरू होगी तो हो सकता है वही शुरू कराएँ, ठीक है? जिसमें पूरी दुनिया को खत्म करवाने के चक्कर में है नेतन्याहू साहब। लेकिन उनसे ज़्यादा बड़े दज्जाल और उनसे ज़्यादा बड़े जो ज़ालिम हैं, मैं अक्सर बड़े जज़्बात में आके इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो ट्रम्प साहब हैं। बेशक बहुत बड़े मुल्क के प्रेज़िडेंट हैं और ही इज़ प्रेज़िडेंट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन क्या उनकी ज़िम्मेदारी है? क्या उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही है कि उनको एक पीसमेकर समझ के उनको एक नोबेल अवार्ड फॉर पीस दे दिया जाए? क्या उनकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो मतलब नूरा कुश्ती खेलते हैं, मतलब ऊपर से कहते हैं इज़राइल से भई ऐसे करो, वैसे करो, वो मत करो, वो मत करो, और पीछे से हाँ भई आप जितना कर सकते हो नुकसान पहुँचा सकते हो, जितना मार सकते हो फ़लस्तीनियों को, उनको मारो, इनके बच्चों को मारो, नस्लकुशी कर दी, ठीक है? ये भी एक टेक्नीक है इनके, इनके जो वो हैं, यानी जो इनकी किताबें हैं, जिसमें उसमें बाकायदा नस्लकुशी के ऊपर चैप्टर्स हैं कि बड़ों को तो मारो ही मारो, लेकिन फ़ोकस करो, जितने इनके नौज़ायदा बच्चे हैं, हॉस्पिटल में मारो। बल्कि आपको याद होगा कि जहाँ टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह गाज़ा में थे, तो इन्होंने 4-5 हज़ार टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो ऐसी मिसालें तो ऐसी मिसालें ज़ुल्म की ना ना तो वर्ल्ड वॉर 1 में मिलेगी, ना वर्ल्ड वॉर 2 में मिलेगी, और ना ही जो आपस में जंगें, बायलैटरल जंगें हुई हैं, ना ही वहाँ कहीं मिलेगी। ये हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, अब तो खबरें भी नहीं आ रही, अब तो खबर देने वाले भी थक गए हैं। अब तो ये अल जज़ीरा वगैरह ये भी पीछे हट लिए हैं, ठीक है? रोज़ाना खबरें देते थे, ये सोचते होंगे रोज़ाना ये हो रहा है, क्या हम खबरें दें? वो एक एक नेचुरल एक सिस्टम बन गया है वर्ल्ड का, जैसे आदमी पानी पीता है, खाना खाता है, उसी तरह से गाज़ा के अंदर किस तरह से ज़ुल्म हो रहा है, किस तरह से लोग अब पहले मर रहे थे बमबारी से, वो तो अभी भी मर रहे हैं, भूख से मर रहे थे, अब भी मर रहे हैं, और अब वो सर्दी से मरना शुरू हो गया उनका। ये नई-नई तरकीबें इन्होंने आज़माई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आखिर में बस आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि दर्द जो जो ज़ालिम है वो तो करेगा ही, जो दुश्मन है वो तो दुश्मनी निभाएगा, उससे कोई उम्मीद ना रखें आप। लेकिन अपनों से जो एक उम्मीद होती है, अपनों से भी वो उम्मीद बर नहीं आ रही है। मेरा इशारा जो है वो उन मुनाफ़िकीन की जानिब है कि जो आज के दिन भी 2 सवा 2 साल बाद भी अमेरिका की और इज़राइल की और इनके हामियों की, इनके हवारियों की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या बताएँ हम? मतलब जब चीन बात ऊपर है। से सामान फेंक देखिए, सकता हो। ये जी, ये ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं फिर आऊँगा आपके पास फिरोज़ बख्त अहमद साहब राशिद रिज़वी साहब जिस तरह से दाइश फिर एक्टिव हो रहा है ईरान भी उस पे पूरी नज़र रखे हुए अलर्ट कर दिया है और ट्रंप लेकिन ये जो खबर है स्क्रीन पे कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बनवा रहे दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर मिले तेन क्या क्या अब इनको लग रहा है कि ये घिर गए हैं ये किस बात का डर है क्यों बंकर बनवा रहे हैं क्या इनके एरो जो थॉड है जो एरो 1 एरो 2 तमाम डिफेंसिव सिस्टम क्या वाकई अब वो काम नहीं करेंगे ये डर किस बात का है? क्यों बनवा रहे हैं ये राशिद रिजवी साहब देखिए मुमताज़ भाई, इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इस मुद्दे को उठाया है टीवी 9 ने, और टीवी 9 की 99% न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे फेक रहती है। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, चूँकि इतना मैं जानता हूँ, अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं है। अमेरिका के पास कोई भी कंट्री ऐसा है जिससे वो वॉर में जाने की बात कर रहा है, वो वेनेज़ुएला है। वेनेज़ुएला अपना डिफेंस कर ले बहुत बड़ी बात है, अटैक करने की बात बहुत दूर है। वेनेज़ुएला अपना डिफेंस कर ले वो बहुत बड़ी बात है, अटैक करने की बात बहुत दूर है। तो हमने ईरान और इज़राइल के जब वॉर हुआ था, तब भी मैंने टीवी 9 की बहुत सारी न्यूज़ देखी थी। रशिया और यूक्रेन वाले में देखी थी। मुझको लगता था जैसे ज़ेलेंस्की और पुतिन आके पहले इनको बताते थे कल मैं ये करूँगा, परसों मैं वो करूँगा।
वही हाल इनका दिख रहा है हमको। ईरान का और इजराइल का लगता था कि खामनेई साहब और आपके नेतन्याहू इनको पहले इन्फॉर्म करते थे, प्रेस रिलीज देते थे कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इतनी सनसनीखेज न्यूज, सनसनीखेज, सनसनी। एक टीवी 18 वो और एक ये, दोनों तो जबरदस्त, मतलब देखता ही नहीं इन लोग को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं आपको। एक साइबर ग्रुप है हैंडला, उसने बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। जितने भी साइबर एक्सपर्ट थे, एयर डिफेंस वाले जितने भी थे, उन सबका फोटो, नाम, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, वो सब कुछ उन लोगों ने मंजरे आम पे रख दिया। और यहां तक ये कहा, एक को मैसेज भी किया कि तुम और तुम्हारे तीनों बच्चे कब तक सुरक्षित रहेंगे, इस पे सोचो। और ये चीजें आर्मेनिया, अजरबैजान, हर जगह फैली है। बहुत सख्ते में इजराइल है। पूरा उन्होंने उनका हैक कर लिया सिस्टम, पूरा सिस्टम हैक कर लिया। इजराइल उससे परेशान है और उन्होंने ये भी कहा है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे आखिरी इंसाफ हो जाने तक। इसका मतलब यह है कि जितने भी इनके मोसाद के लोग हैं या इनके एक बटालियन है, अभी नंबर उसका आपको ध्यान नहीं है, बटालियन 208 या 280, 280, वो सबसे खतरनाक आईडीएफ की बटालियन मानी जाती है। उनकी भी सारी सिक्रेसी लीक कर दिया इस ग्रुप ने। बहुत हाहाकार मची इजराइल में इस चीज को लेकर के। और कुछ दिन पहले आपके चैनल में डिबेट हुई थी कि उनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गाड़ी में एक बुके रखा गया था और उनको एक लेटर भी दिया गया, उनको मैसेज कि हम आपके आसपास हैं। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी बन के साबित हो सकती है इजराइल के लिए कि जिसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग मानी जा रही थी। पहले तो वो अपने आप को भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल बेस पर बहुत स्ट्रांग मानता था कि कोई हम पे हमला नहीं कर सकता है, हमारे लोग सुरक्षित हैं। यहां पर तो साइबर लेवल पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, अब वो असहाय, कुछ नहीं कर पा रहा, वो परेशान है। ईरान अपनी एक एक उपलब्धि के बारे में प्रेस रिलीज निकालता है, उसके लोग आकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं, उनके आर्मी जनरल होंगे या उनके विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के लोग आके स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने बताया, आज ही की न्यूज है ये, कि एयर डिफेंस के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने और दिन रात उस पर काम चल रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि अब हमारा आसमान भी आप नहीं भेज सकते हो। हम जिस तरह जमीन पे अभेदी हैं, वैसे अब आसमान पे भी हमको नहीं भेज सकते हो। और कहीं ना कहीं सरगर्मियां चल रही हैं। सीरिया में जिस तरीके से उतारे जा रहे हैं अमेरिकन एयरफोर्स के लोग, अमेरिकन आर्मी के लोग, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पे है। कोई ट्रम्प एक ऐसा इंसान है जो हकीकत में जंग के खिलाफ है। उसे धमकी में वो जिंदा रहता है। जैसे एक होता है ना बिजनेसमैन, कि अगर ये काम कल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुमको फायर कर दूंगा, अपने एम्प्लॉय को धमकी देता है। तो ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
वो हमला किसी पे नहीं करेंगे, हमको लगता भी नहीं है कि वेनेजुएला पे हमला करेंगे। वो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका एक पिट्ठू बैठे वहां पर जो उनके इशारे पे काम करे और तेल के खेल में उनको गुंडा टैक्स दे। और कुछ नहीं है मुमताज भाई, इतना कर्जदार मुल्क है। दुनिया का सबसे कर्जदार मुल्क अगर कहा जाए तो अमेरिका के अलावा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कर्ज उसके ऊपर है, वर्ल्ड बैंक का। और आज भी वो अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग बना के चल रहा है तो वो सिर्फ अरब देशों के तेल के दम पर। इसीलिए वो हर हाल में अरब देशों को खुश भी रखना चाहता है, डरा के भी रखना चाहता है। अब उसका लैटिन अमेरिका में इंटरफेयर चालू हो गया है, जिसकी वजह से नाराजगी भी है। यूरोप कंट्री भी नाराज है इनसे कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प उनको क्या बताएं कि हम फाइनेंशियली इतना कमजोर हो चुके हैं कि हमको पैसे की जरूरत है, हमको इनसे तेल चाहिए या तेल के नाम पे हमको गुंडा टैक्स दें। तो मुमताज भाई, आज की डेट में हम वही बयान पे वापस आ रहे हैं जो हमने शुरू में बताए थे कि जहां जहां पर खलफिशार है, जहां जहां पर अशांति है, जहां जहां पर आतंक चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही सबके कह पीछे रहे हैं। अमेरिका। जी, सबके पीछे अमेरिका मेरे साथ जुड़ गए प्रोफेसर नदीम अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, कई दिनों से गैर हाजिरी रही। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर नदीम। मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, तमाम चैनलों पे जाते हैं और बहुत संजीदगी से बात रखते हैं। पता नहीं कितनी बातें सुनी, लेकिन प्रोफेसर नदीम, क्या लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात जो है वो अच्छे नहीं हो रहे, बल्कि जैसा राशिद रिजवी साहब ने कहा कि और उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो अरब मुल्क हैं या तमाम मुस्लिम मुल्क हैं या इंटरनेशनली भी, क्या क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब आगे आना चाहिए? मैं जी, और इसके बाद फिरोज बख्श साहब को मैं दुआ और आखिरी तकरीर खिताब। नहीं, हालात तो ये बिगाड़े जा रहे हैं और ये हालात इसलिए बिगाड़े जा रहे हैं कि इस बिगाड़ से फायदा होगा मगरिबी मुल्कों का, खासतौर पर अमेरिका का और यूरोप का। और जब तक ये आपस में नहीं उलझेंगे, इनके कारोबार की होड़ इनके अंदर नहीं लगेगी, या इनको कोई डराएगा नहीं, इनको कोई पीटेगा नहीं, इनको कोई धमकाएगा नहीं, इनको कोई उलझाएगा नहीं, तब तक ये इधर उधर भागेंगे कैसे? ये तो बहुत ही शांति में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। एक ही खानदान 40-40 साल तक हुकूमत करता है और डेमोक्रेसी की तो बात ही करना वहां पर गुनाह है। वहां तो मामलात इस तरह के बना दिए गए हैं इन लोगों के जरिए जो नाम निहाद वहां के सुल्तान या बादशाह या शेख बने बैठे हैं कि उनका एक ही आदमी का खानदान, फिर उसके बच्चे, फिर उसके चाचा, फिर उसके मामू का बेटा, ये सब ऐसे ही कहानियां चली आ रही हैं और वो बदलती ही नहीं है। अब उसमें जनता बनता क्या करेगी? जनता भी खुद इस तरीके की ही हो गई है, जनता को भी बहला दिया गया है। भाई ये इस तरह के जो लोग होते हैं मुमताज भाई, इनके पास बड़े हरबे होते हैं। ये मेडिकल फैसिलिटी फ्री में देते हैं, ये एजुकेशन फ्री में देते हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं लेते, ये मोबाइल फोन के पैसे नहीं लेते, ये टेलीफोन के पैसे नहीं लेते हैं, ये आपको ईंधन सस्ता देते हैं। भाई ईंधन तो फ्री का ही है। एक बार गल्फ में अगर कोई गया हो तो उसे मालूम होना चाहिए कि गाड़ी की टंकी वहां पर चाबी दी उसको पेट्रोल पंप वाले को और उसने भर दिया कि कितना दिया कि जी 10 रियाल, चाहे उसमें 1 लीटर लो या 10 लीटर लो या 100 लीटर लो, जितनी टंकी आपकी फुल हो जाए। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी जनता को भी मिल रही है। जनता भी आराम पसंद हो चुकी है, जनता के पास भी काम धाम इस तरीके का आ गया है कि टूरिज्म से ही काम चल रहा है, माल ही आ रहा है, सयाह ही आ रहे हैं, और मजहबी जो रसूमात है उसे अदा करने के लिए लोग ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, जैसे कतर जैसा मुल्क है, तो वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो रहा है। वो स्टेडियम भी बनाता है वहां पर, वो टीवी का चैनल भी चला रहा है, उसने अभी वर्ल्ड कप भी करवा दिया फीफा का, वगैरह वगैरह। तो इन सबको जब तक ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, धमकवाएंगे नहीं,
अटैक नहीं कर पाएंगे तब तक ये लोग उसको अपना बड़ा कैसे मानेंगे, और जब तक बड़ा नहीं मानेंगे तब तक उन लोगों का कुछ भला नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो बनाए रखना इनकी मजबूरी है और उनकी भी मजबूरी है कि वो ऐसी कंडीशन चाहते ही नहीं है, और वो तो चाहते हैं कि वो लगातार मुस्तहकम रहे और उनकी गवर्नमेंट चलती रहे, उनके खानदान आगे हुकूमत करता रहे वगैरह वगैरह। अब ये मिलजुल कर, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, ये मिल भी नहीं पाएंगे, इसमें बड़े अजीब से चक्कर हैं। अरब, अजम, टर्की, ये जो रेस वाला चक्कर है ये भी बड़ा उलझाव है। इस रेस का भी फायदा उठाया जाएगा, फिर मसलक का फायदा है वगैरह वगैरह। मुमताज भाई, ये सब कराते रहना तो इन लोगों का एक मकसद वहीद है, और इस मकसद के तहत उन्हें कमाई भी होती है, उन्हें पैर पसारने का मौका भी मिलता है, और एक ये फायदा भी होता है कि मजहबी तौर पर आपको आपस में उलझाकर कमजोर किया जाता है और दुनिया को ये दिखाया जाता है कि तो देखो किस तरह के लोग हैं, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, ये हिंसावादी हैं, ये तशद्दुद पसंद लोग हैं वगैरह वगैरह। तो एक पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पहले से तैयार है, उसी के ऊपर ये सारे के सारे काम होते रहते हैं। अब अगर आपने बेलगाम छोड़ दिया, बेफिक्र छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ करने को काम ही नहीं है। फिर आप जहाज कैसे लेंगे सोने का, मुझे बताइए? फिर आप पेट्रोल कैसे लेंगे सस्ते दाम पर? फिर आप ये कैसे बोलेंगे कि इसको तेल देना है, उसको नहीं देना है? तेल वाला जो खेल था ना, वो तो आज से 25 साल पहले का, 20 साल पहले का, जो इराक को बर्बाद कर देने वाला जो मामला था वो सब था। अब तो तेल से खेल आगे बढ़ गया है, अब तो दूसरी चीजों की तरफ चला गया है, अब लिथियम की तरफ चला गया है, अब बैटरी वाला जो चक्कर है उसकी तरफ चला गया है, अब जमीन को हड़पने का चक्कर है, एक बड़ी जमीन को जिसके अंदर बिल्डिंग खड़ी हो, और अगर हड़पा भी ना जाए तो वहां के लोगों को, वहां के बिल्डर्स को, वहां के सुल्तानों को साथ मिलाकर वहां पर एक पूरा एम्पायर रियल एस्टेट का खड़ा किया जाए। ये सारे चक्कर हैं। तो मुमताज भाई, ये सारे चक्कर तो चलते ही रहेंगे, और अगर ये चक्कर चलने बंद हो जाएं नहीं तो वेस्टर्न बिल्कुल कंट्रीज